नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं उत्तराखंड की खबरें। बुलेटिन शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने की बैठक। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को लेकर की बैठक। नैनीताल के एक होटल में जिलाधिकारी धीराज सिंह ने की बैठक। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर की बैठक, साफ सफाई के दिए निर्देश। ऋषिकेश में महापौर अनिता बमगाई ने हाईमास लाइट का किया उद्घाटन। कैप्टन शहीद अमित सेमवाल स्मारक पर किया उद्घाटन। स्थल में निर्माणाधीन चल रहा टैक्सी स्टैंड का काम, नगर उद्योग पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को भेजा पत्र। निर्माण कार्य को जल्द शुरू करने की मांग की। और रायवाला में एक ऑफिस संचालक से हुई लूट, पुलिस ने 2 आरोपी किए गिरफ्तार, बाकी 2 आरोपियों की तलाश जारी। चलिए अब खबरें विस्तार से। देहरादून के हाथी बड़कला स्थित सर्वे स्टेडियम में राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी और इन्हीं के साथ हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं हाथी बड़कला स्थित सर्वे स्टेडियम, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह कार्यशाला में मौजूद किसानों को संबोधित कर रहे हैं। उधम सिंह नगर और रुद्रप्रयाग 2 जिलों को हम छोड़ दें, शेष 11 जिलों में अधिकांश प्राकृतिक खेती होती है। इसी प्रकार जैविक खेती में आज हम 34% हैं और हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा तो हम इसको 50% से अधिक ले जाएंगे। आदरणीय आचार्य जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हिमाचल और कश्मीर के बाद हमारे यहां एप्पल के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं और मैं आभार करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। जहां एप्पल मिशन में पहले 4 करोड़ रुपए मिलते थे, आपने उसको बढ़ाकर 12 करोड़ किया। मैं दिल की गहराई से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इसी प्रकार कीवी, अगर आपने देखा होगा कि कोरोना के अंदर कीवी की बहुत डिमांड थी। कीवी का एक दाना 25 रुपए का बिक रहा था, आज ये 25 का बिकता है। और जो गोल्डन कीवी है 100 रुपए का एक दाना है। आपने कीवी के लिए 18 करोड़ रुपए आपने दिए, उसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के अंतर्गत प्रदेश में उगाई जाने वाली परंपरागत फसलों को प्राकृतिक कृषि प्रणाली से उगाकर इनका महत्व, गुणवत्ता और व्यापारिक संभावनाओं और अधिक बढ़ाने हेतु कृषकों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक के लिए 6,400 हेक्टेयर क्षेत्रफल को आच्छादित किया जाएगा। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमें पारंपरिक तौर तरीकों को भी अपनाना होगा। आज स्थिति यह है कि रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के अंधाधुंध और असंतुलित प्रयोग का दुष्प्रभाव मिट्टी और पर्यावरण पर ही नहीं बल्कि हमारे पशुओं की सेहत पर भी स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। जहां मनुष्यों को नुकसान हो रहा है, वहीं हमारे अन्य प्राणियों को भी, हमारे जीव जंतुओं को भी, हमारे जानवरों को भी, सबको उनकी सेहत में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। इन सबसे बचने का एक ही उपाय है, जिसको आदरणीय आचार्य देवव्रत जी जिस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं तो एकत्र इसलिए नहीं हुए हैं कि आज कृषि मंत्री जी ने आपको बुला दिया, मैंने भी आपको बुला दिया। आज यहाँ से हम लोग कुछ न कुछ लेकर जाएंगे और ये जो कार्यशाला है, ये कार्यशाला हमारे लिए आने वाले समय के लिए एक मील का पत्थर साबित हो। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब लोग आज जरूर जो आचार्य देवव्रत जी के मुख से जो वाणी उनके मुख से निकलेगी
उस वाणी को आप कहीं ना कहीं अंकित करें और अंकित करने के बाद उसको कहीं ना कहीं क्रियान्वयन में लाएंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा मिशन है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है वह साकार होगी और उस दिशा में हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। जैसा आदरणीय गणेश जोशी जी ने कहा कि हमने यह भी संकल्प लिया है कि 2025 जब हमारे राज्य की स्थापना का 25 साल पूरा होगा, 25वां हम रजत जयंती जब मना रहे होंगे, उस समय हमारा कृषि विभाग वह भी बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में कोई ना कोई ऐसे काम करेंगे, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे उद्यान के क्षेत्र में हो। इस परियोजना से न सिर्फ गंगा स्वच्छ रहेगी बल्कि पर्यावरण की भी मदद मिलेगी। आज इस मीटिंग के पश्चात और हमने संकल्प लिया है कि हम प्राकृतिक कृषि योजना बनाएंगे। इस योजना हेतु तो हमने 10 करोड़ रुपए की धनराशि भी आवंटित करेंगे जिससे कि हम इस क्षेत्र में काम करें। 0.5 तक आकर खड़ा हो गया है। हाँ या ना जी? साइंटिस्ट मेरे आदरणीय बैठे, उन्हीं से मैं निवेदन करूंगा। इस समय भारत की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2-2.5% से घटकर 0.345 पर आ गया और इन कृषि वैज्ञानिकों की परिभाषा में जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे है वो धरती बंजर है। ये समझने की बात है, वो धरती बंजर हो गई है और इसको और डालते रहोगे तो अब यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई है, उनका कहना यह है जिस प्रकार से रासायनिक खेती का प्रयोग हो रहा है रसायनों का, अगले 50 साल यूं ही चलता रहा तो सारी धरती ऐसे हो जाएगी जैसे आपके घर का फर्श होता है। आपके घर का फर्श, उस पे बीज बोगे जमेगा क्या कुछ है? क्यों भाई लोगों, कुछ पैदा होगा? तो हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं। आप इस बात का भी ध्यान करो, जो पुराने किसान यहां पर हैं, जब हमारे बड़े बुजुर्गों ने रासायनिक खेती शुरू की तो 1 एकड़ में 10-20 किलो यूरिया डीएपी डालते थे, उत्पादन बहुत बढ़ता था कि नहीं? और अब 1-1 एकड़ में आप 4-4, 5-5 बोरे यूरिया डीएपी डालते हो, उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा। नहीं बढ़ रहा ना? यूरिया डीएपी बढ़ रहा है, उत्पादन नहीं बढ़ रहा, लागत बढ़ गई, आय कम हो गई। किसान आचार्य देवव्रत जी ने जो कहा है वो उन्होंने अपने अनुभव के तल पर कहा है। उन्होंने पहले अपने खेत में कार्य किया है और वो जो खेत है कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, वही है जहां पर भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया था। वहीं से जो डीएनए, सोच, विचार और धारणा है उसको हमसे साझा किया है। ऐसे कहते हैं कि जीनियस क्या होता है? आमतौर पर जो हम समझते हैं जीनियस, तो हम सोचते हैं बहुत पढ़ा लिखा, जहां ना जाने कितनी डिग्रियां ली हो। लेकिन मेरी नजर में सबसे बड़ा जीनियस वो होता है जो एक रूरल जीनियस, एक जमीन से उगा हो। आज जो इन्होंने एक एक बात कही है वो एक रूरल जीनियस, जमीन से उगे हुए उस सोच को हमारे साथ में साझा किया है। जीवन सिर्फ सोच, विचार और धारणा की बात है। अगर आपको सोच विचार समझ में आ गया। चलिए, आप खबर देहरादून से है, जहां पर स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर सीएम धामी की अधिकारियों को 2 टूक। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। समीक्षा बैठक में सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, जन सुविधा के दृष्टिगत स्मार्ट सिटी के कार्य तय समय सीमा में करें पूर्ण। गढ़वाल कमिश्नर को दिए स्मार्ट सिटी के कार्यों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश। जनता का पैसा जनहित में सही प्लानिंग से उपयोग हो, ये कहा सीएम धामी ने। जनप्रतिनिधियों के सुझावों को गंभीरता से लें अधिकारी।
कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं हो। स्मार्ट सिटी के कार्यों को पूरा करने के लिए शासन को भेजें बजट का प्रस्ताव। क्लीन सिटी के लिए चलाएं जागरूकता अभियान, कार्यों की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। देहरादून को आदर्श शहर बनाने के लिए बनाए कार्य योजना। तो स्मार्ट सिटी कार्यों को लेकर प्रदेश के मुखिया धामी के अधिकारियों को दो टूक। समीक्षा बैठक में सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। गढ़वाल कमिश्नर को दिए स्मार्ट सिटी के कार्यों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश। जनता का पैसा जनहित में सही प्लानिंग के उपयोग हो और जनप्रतिनिधियों के सुझावों को गंभीरता से ले अधिकारी, ये निर्देश दिए गए। वहीं महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने महालक्ष्मी योजना और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय वृद्धि के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि लगभग सभी जिलों में मानदेय का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ जनपदों में खातों से संबंधित शिकायत होने के कारण मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है। उसके निस्तारण के लिए अधिकारियों को अवगत कराने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके साथ मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों के उच्चीकरण के लिए सरकार प्रयासरत है। जल्द ही इस संबंध में भारत सरकार से चर्चा की जाएगी। मानदेय को लेकर था तो ऐसा प्रतीत हुआ कि मानदेय को लेकर आंगनबाड़ी बहनों में और उनके संगठनों में बहुत संतोष है। कई ऐसे जनपद हैं जहां पर 100% मानदेय दे दिया गया है और कुछ ऐसे जनपद हैं जहां पर मानदेय अभी जो नहीं मिल पाया है कुछ महीने का, उसके पीछे कारण उनके अकाउंट की गलती होना है और अथवा नाम की त्रुटि होना है अथवा कोई ना कोई तकनीकी खामी के कारण जो है उनको भुगतान नहीं हो पाया है। उसको लेकर भी विभाग के अधिकारियों को ये निर्देश दे दिया गया है कि बहुत जल्द एक वीसी रखते हुए इस विषय का और पर्टिकुलर आंगनबाड़ी संगठनों के अध्यक्षों से आग्रह किया गया है जिस सेक्टर में या जिन लोगों का नहीं आया है उनको आइडेंटिफाई करते हुए विभाग को उपलब्ध करा दे। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है जहां पर सीएम धामी को बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। जी हां, आपको बता दें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम प्यारी ने सीएम धामी को पत्र भेजकर जताया आभार। कन्नौज की निवासी हैं 102 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम प्यारी। सीएम धामी की बुजुर्गों को सम्मान देने की कार्यप्रणाली बनेगी प्रेरणादायी। 13 अक्टूबर को सीएम धामी ने आईएसबीटी का किया था औचक निरीक्षण। सीएम ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का चरण स्पर्श कर किया था सम्मान। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने सीएम को अपना पुत्र मानकर दिया था आशीर्वाद, चरण स्पर्श कर दिया था सम्मान। सीएम धामी ने भी राम प्यारी का जताया आभार। तो सीएम धामी को बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम प्यारी ने सीएम धामी को पत्र भेजकर उनका आभार जताया। कन्नौज की निवासी हैं 102 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम प्यारी। सीएम धामी के बुजुर्गों को सम्मान देने की कार्यप्रणाली बनेगी प्रेरणादायी। 13 अक्टूबर को सीएम धामी ने आईएसबीटी का किया था औचक निरीक्षण। सीएम ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का चरण स्पर्श कर दिया था सम्मान। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सीएम को अपने पुत्र मानकर उन्होंने आशीर्वाद उन्हें दिया था, चरण स्पर्श कर किया था सम्मान। सीएम धामी ने भी राम प्यारी का जताया आभार। नैनीताल से लगभग 15 किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्र पगौट में जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल की अध्यक्षता में एक स्थानीय होटल में स्वच्छता और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के संबंध में बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्राम पंगौट होटल एसोसिएशन, रिपोर्ट स्वामियों, स्थानीय लोगों और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं गर्ब्याल ने कहा कि जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं वो अपने अपने होटल, रिजॉर्ट और कैंपों का पंजीकरण करने के साथ 1 महीने के अंतर्गत कंपोस्ट यूनिट बनाना सुनिश्चित करें। सूखा और गीला कूड़े को पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कूड़े के निस्तारण करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अगर इसके बावजूद भी लापरवाही पाई गई तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई
अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन का बढ़ावा हो और इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि आने वाले पर्यटकों को एक साफ सुथरा वातावरण मिले ताकि क्षेत्र की अपनी एक अलग पहचान हो और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। छोटे कैंप्स है वो आप क्या इसमें देखिए, जो पंगोट वाला एरिया ये बर्ड सेंचुरी के रूप में भी आपका प्रसिद्ध है पूरे देश में, और इसमें यहाँ के फ्लोरा के बारे में अगर आप देख रहे हैं या बाज का जो जंगल है वो शायद आसपास आपको कहीं मिलेगा नहीं, और इसीलिए एक नया प्रयास हम लोग कर रहे हैं। वैसे तो पंगोट एरिया में वेस्ट कलेक्शन का काम ये लोग कर रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक तरीके से नहीं हो रहा है। महापौर अनीता ममगाई ने अमित ग्राम स्थित कैप्टन शहीद अमित सेमवाल स्मारक पर हाई मास्ट लाइट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महापौर ने जन समस्याओं को भी सुना। वहीं महापौर ने आश्वासन भी दिया कि वो इस बाबत वन मंत्री से बातचीत कर सड़क निर्माण की मांग उनके सम्मुख रखेंगी। वहीं महापौर अनीता ममगाई ने कहा कि शहर के विकास के लिए वो हमेशा तत्पर हैं। क्षेत्र के लोगों की मांग पर हाई मास्ट लाइट लगवाई गई है। इसके लगने से क्षेत्र के लोगों को सुविधा होगी। हाई मास्ट लगने पर क्षेत्रवासियों ने महापौर का आभार जताते हुए कहा कि इससे जंगली जानवरों का खतरा समाप्त होने के साथ साथ रात के समय लोगों को आने जाने की दिक्कत भी दूर होगी और वो सुरक्षित महसूस करेंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर हाई मास्ट लाइट का उद्घाटन महापौर ने किया। अमित नौटियाल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, हाई मास्ट लाइट का उद्घाटन किया महापौर ने, किस तरीके से क्या कुछ प्रतिक्रिया वहां के स्थानीय लोगों की मिल रही है और कितना लाभ लोगों को मिलने वाला है इससे? बिल्कुल मोनिका, ऋषिकेश के अमित ग्राम में आज मेयर अनीता ममगाई ने हाई मास्ट का उद्घाटन किया है। इसकी अगर बात की जाए तो काफी ग्रामवासियों की जो वहाँ की समस्या थी काफी, क्योंकि जंगल से सटा हुआ अमित ग्राम एरिया है, तो वहाँ पर काफी जो जंगली जानवर थे वो उनकी चहलकदमी होती थी और वहाँ पर अंधेरा होने के बावजूद भी यहाँ पर जो जानवर थे वो आते रहते थे। लेकिन इसके बावजूद जो ग्रामीणों ने इससे जो मांग पत्र सौंपा था, तो इसको लेकर महापौर अनीता ममगाई ने आज इस मामले को संज्ञान लेते हुए तुरंत हाई मास्टर का उद्घाटन किया। इसके साथ जो ऋषिकेश 1वां शताब्दी दिवस राज्य नवंबर को दिवस मनाया जा रहा है, इसी को देखते हुए अनीता मेयर ममगाई ने कहा है कि जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं, नगर निगम की जो क्षेत्र है वहाँ पर जो मूलभूत सुविधा उनको सबसे सुदृढ़ कराने की पहली प्राथमिकता है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो कई ऐसे जगह क्षेत्र है जहाँ पर स्थानीय लोगों को बीच नहीं चाहते, तो उसको लेकर वहाँ भी उन्होंने सभी समस्या उनको भी सुना और जो अधिकांश जो समस्या उनका मौके पर निस्तारण किया है। इसके साथ उन्होंने जो मौके पर मौजूद अधिकारी थे उनको भी कहा है कि जल्द से जल्द जो किसी भी व्यक्ति की समस्या से वंचित ना हो, तो उसको उनको भी जो उनकी समस्या उनका भी जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। जी चलिए, शुक्रिया आपका अमित तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। वहीं थल में जाम की स्थिति से निपटने के लिए 54 लाख रुपए की लागत से टैक्सी स्टैंड का कार्य निर्माणाधीन चल रहा था। कार्यदायी संस्था के द्वारा 6 महीने से भी ज्यादा समय से इसका निर्माण कार्य रुका हुआ है। नगर उद्योग व्यापार थल के पदाधिकारियों ने थल तहसील के रजिस्ट्रार कानून गो सुरेश गिरी के माध्यम से जिलाधिकारी को पत्र भेजकर निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू करने की मांग की है। साथ ही संबंधित विभाग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उद्योग व्यापार मंडल थल के अध्यक्ष बबलू सामंत ने कहा कि शीघ्र ही अगर कार्यदायी संस्था ने कार्य प्रारंभ नहीं किया तो वो क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। टैक्सी स्टैंड के कार्य में हो रहे विलंब के लिए विभाग और कार्यदायी संस्था के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। थल में 54 लाख की लागत से टैक्सी स्टैंड जो काफ़ी समय से निर्माणाधीन चल रहा है, जिसका कार्य काफ़ी समय से बंद पड़ा है। समय से कार्य पूर्ण न होने से व्यापारियों के साथ क्षेत्रीय जनता को पार्किंग की सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगर शीघ्र ही संबंधित विभाग द्वारा कार्य शुरू नहीं किया जाता है तो हम सभी व्यापारी आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे।
काशीपुर में बीते रोज 3 सर्राफा कारोबारियों से 3 अलग अलग फोन कॉल्स के जरिए 1.5 करोड़ की रंगदारी की धमकी मिलने के बाद उधम सिंह नगर पुलिस सक्रिय हो गई है। पुलिस कप्तान ने व्यापारियों को हर संभव सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए कहा कि धमकी भरी कॉल करने वालों को ट्रैक करने का कारण सलाखों के पीछे करने के लिए है और एसटीएफ के साथ साथ निकटवर्ती राज्यों की पुलिस की मदद ली जा रही है। साथ ही आपको बताते चले कि बीते रोज काशीपुर के 3 अलग अलग सर्राफा कारोबारियों को एक के बाद एक कॉल के जरिए 1.5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। ये रंगदारी गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर मांगी गई थी। वहीं रंगदारी नहीं देने पर तीनों को पूरे परिवार के साथ जान से मारने की धमकी दी थी। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज करते हुए तीनों सर्राफा व्यवसायियों को सुरक्षा मुहैया करा दी थी। तो रंगदारी मामले को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है और इस पूरे मामले की जांच कर रही है। काशीपुर में बीते रोज 3 सर्राफा कारोबारियों से 3 अलग अलग फोन कॉल्स के जरिए 1.5 करोड़ की रंगदारी की धमकी मिलने के बाद उधम सिंह नगर पुलिस सक्रिय हो गई है और पुलिस कप्तान ने व्यापारियों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हुए कहा कि धमकी भरी कॉल करने वालों को ट्रैक करने के कारण सलाखों के पीछे करने के लिए है। एसटीएफ के साथ साथ निकटवर्ती राज्यों की पुलिस की मदद ली जा रही है। साथ ही आपको बताते चले कि बीते रोज काशीपुर के 3 अलग अलग सर्राफा कारोबारियों को एक के बाद एक कॉल के जरिए 1.5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। ये रंगदारी गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर मांगी गई थी। वही रंगदारी नहीं देने पर तीनों को पूरे परिवार के साथ जान से मारने की धमकी दी गई थी। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज करते हुए तीनों सर्राफा व्यवसायियों को सुरक्षा मुहैया करा दी थी। हमें जानकारी मिली अराउंड 7 के आसपास हमें जानकारी मिली कि एक ही नंबर से 3 अलग अलग लोगों को 4 घंटे की गैप में 3 लोगों को कॉल्स आई है और काफी संदेहास्पद ये भी है कि एक ही नंबर से जो कॉल आई है वो 3 अलग अलग लोगों का नाम ले रहा है। ठीक है, ये सारे बातें अपनी जगह, हमने अपना सीरियसनेस तभी दिखा दिया है। इमीडिएटली जैसा सूचना मिलता है तत्काल हमने एफआईआर पंजीकृत करा दिया है 384 और विभिन्न धाराओं में, और वो नंबर और कॉलर को ट्रेस करने की फिराक में है हम लोग। विभिन्न तख्ती की मदद के लिए हम एसटीएफ और सभी अन्य एजेंसियों से संपर्क में हैं। निकटवर्ती जो हमारा राज्य है और स्पेशल सेल्स है उन सबसे हम संपर्क में हैं और तात्कालिक रूप से अभी इमीडिएट तौर पे हमने सुरक्षा मुहैया कराने के लिए उन तीनों हमारे व्यापारी साथियों के लिए सुरक्षा कर्मियों को भी उपलब्ध कराया गया है। पुलिस ने आईजीएल फैक्ट्री से चोरी हुए केमिकल को बरामद किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से केमिकल के 26 ड्रम भी बरामद किए हैं। वहीं आईटीआई थाने में घटना का खुलासा करते हुए सीओ वंदना वर्मा ने कहा कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर चोरी किए गए माल की बरामदगी के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया। वहीं पुलिस टीम ने परमानंदपुर में स्थित एक गोदाम से केमिकल के 26 ड्रम बरामद किए। वहीं पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में चोरों ने बताया कि फरमान ने आईजीएल फैक्ट्री से वाहन में केमिकल के 35 ड्रम लोड करवाकर उसे कानपुर न भेजकर यहीं पर उतार लिया गया, जिसमें से उन्होंने 9 केमिकल के ड्रम बेच दिए हैं। ये शिव शंकर शर्मा है, इनके द्वारा थाने पे आकर एक तहरीर दी गई थी कि इनका यूजुअली आईजीएल से कुछ ये लोग अपना क्लियरेंट लेते हैं, केमिकल लेते हैं, उसको ये जाता है इनका माल काशीपुर से कानपुर। तो इसमें ये ट्रांसपोर्टर्स को यूज़ करते हैं, छोटे छोटे ट्रांसपोर्टर्स इसमें मिडिलमैन रहते हैं। तो शिव शंकर शर्मा ने इसमें अपना लगभग 13 लाख का माल था, जिसमें 35 ड्रम थे जिसके अंदर केमिकल था। ये माल पहुंचाना था कानपुर और इसके लिए इन्होंने फरमान, जो कि संभल का रहने वाला है, इसको सामान दिया था। रायवाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरिपुर कला में एक ऑफिस संचालक से हुई मारपीट और लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है।
पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। आरोपियों के कब्जे से एक LCD टीवी और कार बरामद हुए हैं। रायवाला थाना पुलिस के मुताबिक 31 अक्टूबर की रात को हरिपुर कला निवासी राजेश कुमार के ऑफिस में विक्रांत राणा निवासी हरिपुर कला अपने 3 साथियों के साथ आया और विक्रांत ने राजेश कुमार के साथ जमकर मारपीट की और ऑफिस से नकदी, सोने की चेन, LED टीवी, मोबाइल और ऑफिस के बाहर खड़ी कार हथियारों के बल पर लूट कर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले में तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच में विक्रांत राणा के साथ आए साथियों की पहचान दीपक, सोनू और देव राणा के रूप में हुई है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर विक्रांत राणा और देव राणा को गिरफ्तार कर लिया है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें। नमस्कार। ओका इलेक्ट्रिक स्कूटर